बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट लेक्चर नंबर 5 के अंदर आज हम अरिस्टोटल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह अरिस्टोटल जिन्होंने काफी अरसा एथेंस में गुजारा और उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा प्लेटो की फिलॉसफी का, क्योंकि प्लेटो अरिस्टोटल के मेंटोर हैं और बहुत कुछ जो अरिस्टोटल की पॉलिटिकल, उसके साथ साथ मेटाफॉर, उसके साथ साथ उनकी रिलीजियस, उसके साथ साथ उनकी जो फिलॉसफी ऑफ नॉलेज है या एपिस्टेमोलॉजी, उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो प्लेटोनिक थॉट्स का ही हमें नजर आता है। अरिस्टोटल जो है ये 384 बीसीई में स्टैगीरा या स्टैगीरा एक जगह का नाम है जो मैसेडोनिया के बिल्कुल साथ है और ग्रीस के नॉर्थ में पाया जाता है ये एरिया। वहां पैदा हुए। आपके वालिद पेशे से एक फिजिशियन थे, समझ ले जिस तरह आज के डॉक्टर होते हैं, और मैसेडोनियन किंग कोर्ट में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते थे। बचपन से ही चीजों को कैटेगराइज करने की टेक्निक्स आपने अपने फादर से सीखी। बायोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट आप में डेवलप हुआ और 17 साल की उम्र में जो अरिस्टोटल हैं इनको एथेंस भेज दिया गया। एथेंस का ये वो दौर है जब कंपैरेटिवली देखा जाए तो एथेंस स्पार्टा के इन्फ्लुएंस से थोड़ा बाहर आ चुका है, डेवलप दोबारा हो चुका है, ज्यादा प्रोग्रेशन आ चुकी है और एथेंस में एक बड़ी ही मशहूर इंस्टीट्यूशन द एकेडमी के नाम से डेवलप है जिसको प्लेटो रन कर रहे हैं। और प्लेटो ऐसे किसी शागिर्द को नहीं ले लिया करते थे, बल्कि वजादार किस्म के और एंट्री टेस्ट के बाद उस शागिर्द को इनरोल करते थे। तो प्लेटो ने अपनी एकेडमी के बाहर लिखवाया हुआ था कि अगर आप जियोमेट्री और मैथमेटिक्स से लाइल हैं और इससे आप में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस एकेडमी का हिस्सा नहीं बन सकते। तो क्योंकि जियोमेट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, फिजिकल वर्ल्ड है, इसका नॉलेज 17 साल की उम्र तक अरिस्टोटल ने स्टैगीरा में हासिल किया हुआ। अरसा 20 साल अरिस्टोटल जो हैं वो एकेडमी में रहे और प्लेटो के साथ वहां पर रहे। बहुत बड़ी बड़ी डिबेट्स में प्लेटो के साथ होते थे, डायलैक्टिक्स कॉन्ट्रडिक्शन करते थे उनके साथ। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो सोक्रेटिस हैं वो आर्ग्यूमेंट जनरेट करते थे और क्वेश्चन रेज करते थे, उस मेथड को एलिंकस कहा जाता है। जबकि उसके बरक्स जो प्लेटो हैं वो कंपैरिजन का मेथड अडॉप्ट करते थे, वो क्वेश्चन जनरेट नहीं करते थे, हर एक चीज में जो कॉन्ट्राडिक्टरी होती थी उनका आपस में कंपैरिजन कर दिया करते थे। तो इसके अकॉर्डिंगली जो अरिस्टोटल की ग्रूमिंग है वो शुरू से ही थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज के ऊपर हुई। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज के इस वक्त जब प्लेटो को अरिस्टोटल ज्वाइन करते हैं तो प्लेटो अपनी मिडिल एजेस में आ चुके होते हैं, रिपब्लिक जैसा वर्क वो प्रोड्यूस कर चुके होते हैं, स्टेट्समैन पे वो काम कर रहे होते हैं। तो बड़ा ही ज्यादा एक इम्पैक्ट जो है रिपब्लिक का, स्टेट्समैन का और द लॉज का अरिस्टोटल की जिंदगी पे पड़ता है। यही एक वजह है कि जो अरिस्टोटल हैं वो भी अपनी एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर फिलॉसफी देते हैं और यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट होता है अरिस्टोटल और प्लेटो के बारे में। कहते हैं कि प्लेटो जिस तरह जिंदगी के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, नॉलेज के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, गॉड के बारे में, रियल नॉलेज के बारे में सोचते थे, जो उनके शागिर्द अरिस्टोटल हैं ये ऑल टुगेदर उसका उल्ट थे। यानी प्लेटो को इन्होंने उल्ट कर दिया, प्लेटो को रिवर्स कर दिया। एक बड़ी मशहूर तस्वीर है, हमने देखी कि प्लेटो अपनी एकेडमी में चलते फिरते हुए बड़े बड़े हॉल्स उसमें आर्गुमेंट जनरेट करते थे, पढ़ाया करते थे, इनका तरीका कार था। तो एक तस्वीर बड़ी मशहूर हमें नजर आती है कि प्लेटो जो हैं वो आर्गुमेंट कर रहे हैं और उनकी जो उंगली है इस तरह से ऊपर की तरफ है और जो अरिस्टोटल है वो आर्गुमेंट कर रहे हैं और उनका हाथ नीचे की तरफ है। यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और डिफरेंस नजर आता है इस उस्ताद और शागिर्द का, जो कि बहुत ज्यादा ओबीडियंट था लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट करता था अपने उस्ताद के आइडिया से। और इसी वजह से फिर लेटर हिस्ट्री में जो अरिस्टोटल हैं इनको द मास्टर, द रियल टीचर, द फिलोसोफर के नाम से पहचाने जाने लगा। और आज उनका मकाम ये है कि पॉलिटिकल साइंस के बानी वो अरिस्टोटल को माना जाता है। अरिस्टोटल बेसिकली प्लेटो के बिल्कुल उल्ट
एक फिलॉसफी पेश करते हैं जिसपे आज हम डिटेल में बात करेंगे। आज हम दो इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करेंगे। एक तो प्लेटोनिक वर्क जो है, अरिस्टोटल का जो वर्क था वो दो टाइप का था, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। और दूसरा उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म को अंडरस्टैंड करेंगे, जिसको थ्योरी ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है और थ्योरी ऑफ कॉजेस भी कहा जाता है। बेसिकली जो अरिस्टोटल हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सा वर्क प्रोड्यूस किया। अरिस्टोटल ने एथिक्स पे, मेटाफिजिक्स पे, पोइट्री पे, इकोनॉमिक्स पे, पॉलिटिक्स पे, फिजिक्स पे, मैकेनिक्स पे, साइकोलॉजी पे, मेडिसिन पे, एस्ट्रोनॉमी पे और लॉजिक पे बहुत ज्यादा वर्क प्रोड्यूस किया। लेकिन जो वर्क आपका बहुत ज्यादा मशहूर हुआ, वो वर्क आपका पॉलिटिक्स के नाम से पब्लिश हुआ, जो बाद में कलेक्ट किया गया। और फिर आपके इस दुनिया में जाने के बाद, यानी अरिस्टोटल के मरने के बाद, जो अरिस्टोटल का इतने ज्यादा एरियाज में से जो अरिस्टोटल ने काम किया था, उसमें से उसका जो एथिक्स का काम था वो इनके बेटे ने फिर एडिट करके रीपब्लिश किया। बेसिकली जो अरिस्टोटल हैं, उनके वालिद का जो नाम है वो निकोमेकन था, और अरिस्टोटल ने अपने बेटे का नाम अपने वालिद के नाम पे निकोमेकन ही रखा। और फिर बाद में इनके बेटे ने अपने नाम से जो अरिस्टोटल की एथिक्स थे, इसको निकोमेकेनियन एथिक्स के नाम से पब्लिश किया। तो आज हम इन दो किताबों के ऊपर थोड़ी सी नजर दौड़ाएंगे पहले लेक्चर में। अरिस्टोटल के ऊपर ये बेसिकली पहला लेक्चर है। और अरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ कॉजेज है, या उसको थ्योरी ऑफ फॉर्म्स कहते हैं, या उसको थ्योरी ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ अरिस्टोटल कहते हैं, उस पर नजर दौड़ाएंगे। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल फिलोसफी का सेगमेंट जो हम इसमें कवर करेंगे, उसमें हम अरिस्टोटल की पॉलिटिकल थॉट और फिलोसॉफिकल थॉट को देखेंगे। तो इसलिए हम इनके दो वर्क को ही यहाँ पर पिक कर रहे हैं। एक इनका वर्क जो इनके मरने के बाद पब्लिश हुआ, जिसको निकोमेकेनियन एथिक्स कहते हैं, जो इनके बेटे निकोमेकन ने पब्लिश किया एडिट करके इन्हीं के वर्क को। और एक इनका अपना वर्क जो इनकी जिंदगी में पब्लिश हुआ, पॉलिटिक्स के नाम से। तो सबसे पहले एथिक्स के ऊपर हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि एथिक्स में से दो इंपॉर्टेंट एरियाज हमें मिलेंगे। एक तो हमें मिलेगी प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, प्लेटो की थ्योरी ऑफ कॉजेज, या प्लेटो की थ्योरी ऑफ नॉलेज जिसको हम कहते हैं, और सॉरी, अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ कॉजेज, थ्योरी ऑफ फॉर्म या थ्योरी ऑफ नॉलेज अरिस्टोटल की। और दूसरा हम देखेंगे अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ युडाइमोनिया, हैप्पीनेस, जो पीछे सोक्रेटिस से चला आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं जी, अरिस्टोटल की जो किताब है निकोमेकेनियन एथिक्स, जो इनके मरने के बाद इनके बेटे ने एडिट करके पब्लिश की, इसमें क्या बात की गई है। बेसिकली अरिस्टोटल के ऊपर बहुत सा इन्फ्लुएंस प्लेटो का था, प्लेटो के ऊपर इन्फ्लुएंस सोक्रेटिस का था, लेकिन फिर भी अरिस्टोटल एक आउट ऑफ द बॉक्स नई थॉट के साथ सामने आते हैं। बेसिकली हम जब देखते हैं कि जो प्लेटोनिक थॉट्स हैं, उसमें विर्चू बड़ी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने डिटेल में 4 वीडियोस पे 5 वीडियोस पे डिबेट भी की हुई है। और उनकी एक आइडियल स्टेट है। फिर वो बताते हैं कि अगर किस तरह क्लासेस डिवाइड हो जाएंगी और उनकी आपस में हर क्लास अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती रहेगी, तो जस्टिस भी होगा, जस्टिस होगा तो खुशी होगी, हैप्पीनेस होगी और गुडनेस होगी, और स्टेट परवान चढ़ती रहेगी और स्टेबल रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही अरिस्टोटल भी बात करते हैं। लेकिन अरिस्टोटल सबसे पहले बहस करते हैं अपने उस्ताद प्लेटो से, और ऑल टुगेदर उनके आइडियाज को उल्ट कर देते हैं। यानी जो प्लेटो था, उनकी जो थ्योरी ऑफ नॉलेज या ड्यूअलिज्म की थ्योरी थी, या थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जिसको हम कहते हैं प्लेटो की, उसमें वो कहते थे कि जिस दुनिया में हम एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में रह रहे हैं, ये वर्ल्ड इल्यूजन है, धोखा है, हर चीज चेंज हो रही है, तगय्युर पसीर हो रही है, हम असल जिंदगी नहीं गुजार रहे, बल्कि असल जिंदगी कहीं और है, और वो जरूर एग्जिस्ट करती है, और वो अपनी स्टैटिक फॉर्म में है। वहां जवान जवान ही है, वहां घोड़े के सांचे में जो घोड़ा है वो घोड़ा ही है, उसकी एज नहीं बढ़ती, उसकी एज नहीं कम होती। वहां जो दुनिया में हमें एक एप्पल नजर आता है, वो पहला एप्पल वहीं से बना था, और बाकी सारी चीजें उसकी कॉपीज हैं। और ये जो दुनिया है, ये आखिरकार खात्मे की तरफ जाएगी, लेकिन वो जो रियल वर्ल्ड है वो रियल ही रहेगा, क्योंकि उसका क्रिएटर भी रियल है। और दुनिया में मौजूद जो खुदाओं का तस्वुर उसको एथेंस में था, उसको प्लेटो भी नहीं मानता था, और उसका उस्ताद सोक्रेटिस भी नहीं मानता था। इवन कि सोक्रेटिस को तो इस बात के ऊपर ये कहा गया था कि आप यूथ को जो है करप्ट कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमारे खुदाओं, हमारी पॉलिटिक्स, हमारे निजाम, हमारी गवर्नमेंट सिस्टम के खिलाफ, तो आप ये जहर का प्याला पिए, और फिर उनको पीना पड़ा। अब
जो प्लेटोनिक थॉट हैं वो ये समझती हैं कि असल जो आइडिया है, असल कॉन्सेप्ट्स हैं, असल नॉलेज है, रियल नॉलेज है, वो कहीं और है। और जब एक फिलोसोफर, एक इल्मदान इल्म को समझते हुए, आइडिया को समझते हुए थॉट प्रोसेस से गुजरता है, तो वो वहां तक अप्रोच कर लेता है, उस वर्ल्ड तक, और फिर वो असली दुनिया को देखता है। इसमें वो एलिगरी ऑफ द केव का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हमारे सामने करते हैं, और जिसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो भी, वीडियो नंबर प्लेटो पे पार्ट 1 में डिटेल में इसके ऊपर बात। अब आते हैं, ये तो दो दुनिया की बात होगी, दो फॉर्म्स की बात होगी कि अनरियल है और एक दुनिया एग्जिस्ट करती है जो स्टैटिक है, जो ओरिजिनल है, जहां सब चीजें क्रिएट हुई, वो रियल वर्ल्ड है। और वहां तक सिर्फ फिलोसफी आपको लेके जा सकती है, नॉलेज आपको लेके जा सकता है, और वही रियल नॉलेज है। ये तो बात कर ली प्लेटो ने। अब इनके शागिर्द अरिस्टोटल अपनी थ्योरी कैसे जनरेट करते हैं। इनकी जो थ्योरी है, इसको थ्योरी ऑफ कॉजेस, थ्योरी ऑफ फॉर्म और थ्योरी ऑफ नॉलेज, जिस तरह प्लेटो की थ्योरी को 3 नाम दिए जाते हैं, इसको भी दिए जाते हैं। ये यहाँ पर 4 कॉजेस की बात करते हैं, 4 फॉर्म्स की बात करते हैं, और 4 किस्म से इल्म के दर्जात बनाते हैं। अरिस्टोटल का मानना यह है कि जो इल्म है वो हमें अपनी दुनिया में ही ऑब्जर्वेशन से मिलता है, अपनी हिस्सों से मिलता है, सेंस ऑफ साइट से मिलता है, सेंस ऑफ स्मेल से मिलता है, सेंस ऑफ टच से मिलता है, सेंस ऑफ हियरिंग से, मतलब जो हमारी सेंस ऑफ टेस्ट से मिलता है। जो 5 हिस्से हैं, दुनिया में एक कंप्लीट सिस्टम अवेलेबल है। दरख्त भी है, पहाड़ भी हैं, घोड़े भी हैं, जानवर भी हैं, इंसान भी हैं, कंस्ट्रक्शन भी है, नेचुरल कंस्ट्रक्शन भी हमें नजर आती है। तो इसको जब इंसान नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करता है, तो उसको यहीं से वो जाविये, वो एस्पेक्ट, वो अप्रोचेस मिल जाती हैं जिसके बेस पे वो रियल नॉलेज हासिल करता है। और यही दुनिया में ही रियल नॉलेज मिल सकता है, ये कोई रियल नॉलेज कहीं और नहीं है, और ये दुनिया ही रियल है। ये अरिस्टोटल का मानना था। अब अरिस्टोटल यहाँ पर अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज अप्लाई कैसे करते हैं, तो अरिस्टोटल कहते हैं 4 हालतें होती हैं, 4 फॉर्म्स होती हैं, 4 कॉजेज होती हैं किसी भी चीज के। और अगर हम वो 4 कॉजेज अंडरस्टैंड कर लें, 4 फॉर्म्स और हालतें अंडरस्टैंड कर लें, तो हमें नॉलेज मिल जाएगा, और वो रियल नॉलेज होगा। मसलन वो 4 टाइप्स ऑफ कॉजेज क्या हैं। अरिस्टोटल कहते हैं किसी भी चीज का, कोई भी चीज दुनिया में जो एग्जिस्ट करती है, उसका रियल नॉलेज इन 4 कॉजेज या 4 फॉर्म्स में छुपा होता है। नंबर 1, फॉर्मल कॉज, किसी भी चीज की कोई शक्ल, कोई फॉर्म, कोई हालत। नंबर 2, मटेरियल कॉज, उसका मटेरियल क्या है। नंबर 3, एफिशिएंट कॉज, एंड नंबर 4, फाइनल कॉज। अब इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, जिस तरह के अरिस्टोटल कहते हैं कि एक दरख्त, अ ट्री, ये हमारे सामने एक फॉर्म, एक हालत में खड़ा है। इसका एक तना है, इसकी शाखें हैं, इसके पत्ते हैं, तो ये इसका फॉर्मल कॉज है। तो हम जब इसकी नॉलेज हासिल करेंगे, इस पे, इन चीजों को शाखें कहते हैं, ब्रांचेस, इसको स्टेम यानी तना, इसको लीफ यानी पत्ता, और ये इस दरख्त की हालत है। और ये दरख्त दूसरे दरख्त से इस तरह डिफरेंट है, इसका फल इस तरह का होता है, दूसरा इस तरह का होता है। तो ये हमें उसकी हालत से ये इल्म हासिल हो जाता है। नाउ सेकंड, जब हम इसी दरख्त पे अप्लाई करते हैं सेकंड स्टेप, जिसको हम बोलते हैं मटेरियल कॉज, तो हम देखते हैं इसका मटेरियल क्या है, ये दरख्त बना किस चीज से हुआ है, तो मालूम पड़ता है कुछ लकड़ी है। और फिर उसका हम देखते हैं एफिशिएंट कॉज, कि ये दरख्त क्या पहले दिन से ही इसी हालत में था, या किसी और चीज से इस हालत में आया, कि वो कौन सी ऐसी इफेक्टिव एफिशिएंट कॉज थी जिसने दरख्त बनाया। तो हमें मालूम पड़ता है कि एक बीज था जिसको जमीन में डाला गया, और ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया जिसमें जमीन में न्यूट्रिएंट्स थे, नाइट्रोजन, बैक्टीरिया जो फिक्सेशन करते हैं, खुराक मौजूद थी, पानी मौजूद था, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मौजूद थी, एनर्जी यानी फोटोन लाइट मौजूद थी, और उस बीज के अंदर एक कोड पड़ा हुआ था। वो कोड इस तमाम रीजनेबल एनवायरनमेंट से एक्टिवेट हुआ, और बीज के अंदर ही दरख्त छुपा हुआ था। तो वो एफिशिएंट कॉज ने उस दरख्त को बीज से बाहर निकाल दिया, यानी उसके जीन्स में दरख्त बनने की तमाम हालतें मौजूद थी। और चौथी थ्योरी और चौथा स्टेप इस पे अप्लाई करते हैं, फाइनल कॉज। और अब कहते हैं अरिस्टोटल के, अब ये फाइनल कॉज भी जब हमें पता चल जाएगा, चौथी फॉर्म भी पता चल जाएगी, तो दरख्त के बारे में रियल नॉलेज हमारे पास आ जाएगा। और नाउ दैट कॉजेज, इस दरख्त का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, कि कौन सा फल जनरेट करता है,
ये साया देता है, इसकी लकड़ी से फर्नीचर बनता है। तो इस तरह से किसी भी चीज की चार फॉर्म्स या चार कॉजेज होती हैं। अगर हम वो चार कॉजेज इन रियल टर्म इन्वेस्टिगेट कर लें तो हमारे पास रियल नॉलेज आ सकता है, और इसलिए नॉलेज इसी दुनिया पे अवेलेबल है, कहीं और नहीं है। इसमें जो तगय्युरात या तब्दीली होती है, इसका वो खास जवाब अरिस्टोटल नहीं देते। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अब आप अगर देखें तो इसी थ्योरी को, इस फोर कॉजेज को, फॉर्मल कॉज को, मटेरियल कॉज को, एफिशिएंट कॉज को और फाइनल कॉज को अगर देखा जाए तो वो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क में, जो फ्रांस ने अमेरिका को दिया था, उसने एक ऐसे हाथ किया हुआ और उसके ऊपर एक मशाल है, तो अगर उसको देखें तो उसका फॉर्मल कॉज क्या है, वो एक स्टैच्यू बना हुआ है, एक शख्स हाथ आजादी का लहरा रहा है। सेकंड मटेरियल कॉज, वो किसी खास किस्म के स्टोन, खास किस्म के सीमेंट और खास किस्म के पाउडर, उसके केमिकल कॉम्बिनेशन से एक बड़ा ही सख्त और बड़ा ही फौलादी किस्म का स्टफ है जिससे वो खड़ा है। तो ये दो नॉलेज उसके बारे में आ गई। नंबर 3 एफिशिएंट कॉज, उसको बनाया क्यों गया या बनाया किसने, तो उसको किसी स्कल्पचर ने बनाया, किसी आर्टिस्ट ने बनाया, और उसने फिर इतने बड़े व्यूज को बनाने के लिए कोई मशीनरी इस्तेमाल की, लोग इस्तेमाल किए, कोई बनाने की टेक्निक थी, उस टेक्निक को समझेंगे जिससे वो बनाया गया। और लास्ट है फाइनल कॉज, वो क्या है, उसका मकसद और पर्पस क्या है, वो शो करता है अ साइन ऑफ लिबर्टी, आजादी शो करता है, हुक्मरानी अवाम की शो करता है। तो अब उससे क्या हुआ, उससे ये पता चला कि अमेरिकन की 13 रियासतें शुरू की, न्यू इंग्लैंड का हिस्सा थी, यूके का हिस्सा थी, वो आजाद हो गई, तो फिर वो फ्रांस ने गिफ्ट के तौर पे दिया और एक वो सिंबल बन गया। तो अरिस्टोटल इस तरह कहते हैं दुनिया की हर चीज का इल्म मिल जाता है। यहां पर अरिस्टोटल क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है प्लेटोनिक थॉट से, तो जब उनसे ये पूछा जाता है कि ओके ये तो चीजें मटेरियल वर्ल्ड है, हमें समझ आ गया, अब खुदा की या गॉड की या कायनात के क्रिएटर की आप तारीफ कैसे करेंगे। तो यहां पर जो अरिस्टोटल हैं वो कॉजेज के ऊपर बात करना शुरू करते हैं कि जो कॉजेज हैं ये तो एक फिक्स आइटम का कॉज हमने अप्लाई किया, 4 कॉजेज अप्लाई किए, पता चल गया। इसी तरह जो दुनिया है ये 1000 मिलियंस एंड ट्रिलियंस कॉजेज का कॉम्बिनेशन है, और हर कॉज दूसरे कॉज को जनरेट कर रहा है। जिस तरह बीज जो है वो एक दरख्त ने पैदा किया, तो दरख्त ने एक कॉज क्रिएट किया, बीज पैदा किया, और बीज मट्टी में गया, एक नया कॉज था, उसने एक नई एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अगली चीज की। तो यहाँ पर वो फर्दर कॉजेज की बात करते हैं कि हर कॉज आने वाले कॉज को जनरेट करता है। और इसी तरह अगर हम इन्फिनिटी में पीछे चले जाएं, ये चीज किससे बनी, वो चीज किससे बनी, वो चीज किसका इफेक्ट है, वो चीज किसका कॉज, और इस कॉजल रिलेशनशिप को देखते जाएं तो हमें अल्टीमेटली शुरू में एक ऐसा कॉज मिलेगा जो मूव नहीं कर रहा। अरिस्टोटल इसको अनमूव मूवर कह रहे हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हर एक मूव अगले मूव को मूव करती है, जिससे फिर अगला मूव बनता है, उससे फिर अगला मूव अगली हालत बनती है। तो उन्होंने कहा जो अनमूव मूवर है वो किसी ऐसी सिचुएशन और किसी ऐसी हालत में जरूर मौजूद है जिसने ये तमाम कॉजेज क्रिएट किए हैं। यहाँ पर जो अरिस्टोटल हैं वो कुछ हिस्सा तो उस दुनिया का, उस रियल वर्ल्ड का जिक्र भी यहाँ पर करते हमें नजर आ रहे हैं, जो कि प्लेटोनिक थॉट थ्योरी ऑफ ड्यूअलिज्म से मिलता है, और कुछ हमें अरिस्टोटल इन्फ्लुएंस लग रहे हैं प्री सोक्रेटिस से, यानी सोक्रेटिस से भी 500 साल पहले कुछ डिबेट्स होती थी एग्जिस्टेंस और नथिंगनेस की। जिस तरह पारमेंडीज और थेल्स में एक बहुत बड़ी बहस हुई थी कि एग्जिस्टेंस और नथिंगनेस का पहले दुनिया कभी भी नहीं थी, और जब दुनिया में कुछ नहीं था तो तब क्या था। तो ये वो बहस थी जिसमें फिर ओमिशनिस्ट थ्योरिस्ट आते हैं, फिजिसिस्ट आते हैं, फिजिकल वर्ल्ड, ये प्री सोक्रेटिक है। ये सोक्रेटिस सभी को 500 साल पहले, यानी कोई 1000 बीसी या 950 बीसी या 1230 बीसी पुरानी बातें हैं, जिससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं अरिस्टोटल। तो फिर वो अनमूव मूवर की बात करते हैं, और यहाँ पर जब उनसे उनके खुदा का तस्वुर पूछा जाता है तो वो कहते हैं वो जो अनमूव मूवर है, जो तमाम कॉजेज में से पहला कॉज जिसने क्रिएट किया, जिससे फिर ऑटोमेटिकली अगला कॉज अगला कॉज अगला कॉज जनरेट हुआ और ये दुनिया बन गई, वो कहता है वो ही खुदा हो सकता है, और मेरे लिए वही खुदा है। तो यहाँ पर
एक चीज तो कॉमन नजर आई सोक्रेटिस में, प्लेटो में, अरिस्टोटल में, कि वो एक वाहिद खुदा पे बिलीव करते थे। और यही फिलॉसफी का कमाल है कि जो फिलॉसफी है वो ट्रुथ फाइंडिंग का काम है, तो आप ट्रुथ तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये बहुत ज्यादा हमें हेल्प करती है आगे जाके इस चीज को समझने के लिए कि जब अरिस्टोटल अपनी बुक पॉलिटिक्स लिखते हैं तो इसका इम्पैक्ट उन पे क्या होता है। अब यहां से वो कहते हैं जिस तरह हर चीज किसी और चीज को कॉज देती है, तो जब वो अपनी बुक पॉलिटिक्स में एक आइडियल स्टेट वो भी बनाते हैं, एक रिपब्लिक अरिस्टोटल भी बनाते हैं, जो कि प्लेटो की आइडियल स्टेट और रिपब्लिक से बड़ी मुख्तलिफ होती है। हमने प्लेटो की जो लास्ट बुक पढ़ी जिसमें द लॉज में उन्होंने एक मॉडल स्टेट बनाई, इस मॉडल स्टेट के करीब करीब कहीं अरिस्टोटल की ये आइडियल स्टेट होती है। और उस आइडियल स्टेट में जो जो फोर कॉजेस की थ्योरी है उसका कॉन्सेप्ट हमें यूडाइमोनिया में नजर आता है। जब अरिस्टोटल से पूछा गया कि आपकी आइडियल स्टेट का ओरिजिनल पर्पस क्या होगा, तो वो कहते हैं वही जो सोक्रेटिस बात करते थे, वही जो मेरे साथ प्लेटो अपनी आइडियल स्टेट पॉलिटिक्स में या उसके बाद वो अपनी द लॉज में मॉडल स्टेट में बताना चाहते हैं। और वो क्या है? बैलेंस, यूडाइमोनिया, खुशी, गुडनेस, अच्छाई। और यहां पर एथिक्स की बात करते हुए अरिस्टोटल बताते हैं कि यूडाइमोनिया, खुशी, गुडनेस हासिल करने के लिए किसी भी रियासत में ऐसे कॉजेज होने चाहिए जो आगे फर्दर ऐसे कॉजेज को जनरेट करें जो सोसाइटी में स्टेबिलिटी लेके आए। आज के लेक्चर के लिए इंशाल्लाह इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर प्रॉपर पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे, आइडियल स्टेट पे बात करेंगे, अटेनमेंट ऑफ गुड लाइफ की बात करेंगे, उसकी पॉपुलेशन, उसकी टेरिटरी, उसकी लोकेलिटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली उस आइडियल स्टेट में जो अरिस्टोटल की आइडियल स्टेट है कितनी क्लासेस होनी चाहिए, स्लेवरी का उसमें क्या रोल है, क्रिटिसिज्म जो इसके ऊपर आता है थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे, जो जस्टिस और लॉ के ऊपर व्यू है अरिस्टोटल का उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट की टाइप्स के ऊपर इन्होंने बहुत सी बात की है उसके ऊपर बात करेंगे, रेवोल्यूशन के ऊपर उन्होंने बात की है कि रेवोल्यूशन क्यों आता है, किस वजह से रेवोल्यूशन आता है, और जो सिटीजन है उनका क्या रोल होता है किसी भी सिटी स्टेट में या आइडियल स्टेट में या पोलिस में, और वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से तीन अलग अलग पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स या गवर्नमेंट के जो सिस्टम्स हैं इसमें डेमोक्रेसी, ओलिगार्की और अरिस्टोक्रेसी है, इनमें रेवोल्यूशन आ सकता है। यानी डेमोक्रेसी में कब रेवोल्यूशन आएगा, ओलिगार्की में कब आएगा और अरिस्टोक्रेसी में कब आएगा, तो इसके ऊपर डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।